हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल विद ए न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी अपडेट। आज की जो वैकेंसी हमारी बेहद ही खास होने वाली है। बहुत सारे कैंडिडेट महीनों से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं और हरियाणा के कैंडिडेट तो इस वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली ये वैकेंसी आ गई है और ये वैकेंसी है हमारी ग्रुप डी की। ग्रुप डी नाम से आपको पता चल गया होगा और मैं वीडियो थोड़ा लेट भी बना रहा हूँ, आपको ये न्यूज़ मिल भी गई होगी। तो HSSC ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें भाई उन्होंने हरियाणा ग्रुप डी सीटी एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट कर दी है और इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट क्या रहने वाली है वो भी मैं बताऊंगा, साथ ही ये बताऊंगा कि कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकते। क्या इसके लिए पुराना CET जो 2025 में हुआ था CET-C वो कैंडिडेट को दिया हुआ होना, या फिर आपने आज तक कोई भी CET एग्ज़ाम नहीं दिया तो भी क्या आप इसमें अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते। एज लिमिट क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, और सिलेबस क्या होता है, जेड आपका कास्ट सर्टिफिकेट कब का बना हुआ होना चाहिए, डोमिसाइल कब का बना होना चाहिए, एकदम कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स। क्या इम्पोर्टेंट डेट्स हैं फॉर्म भरने की, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, फीस भरने की लास्ट डेट क्या रहने वाली है, आपकी करेक्शन विंडो कब से कब तक ओपन रहेगी। साथ ही डिस्कस करेंगे भाई आपका कास्ट सर्टिफिकेट या फिर आपका जो SC ST का सर्टिफिकेट होता है वो कब का बना होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, PWD वालों का भी डिस्कस करेंगे। तो सारे इंपॉर्टेंट डेट्स कवर करेंगे। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 18 जून 2026 को रिलीज हुआ था और 19 जून 2026 से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए थे। 3 जुलाई 2026 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है और 6 जुलाई तक आप फीस पेमेंट कर सकते हो। लास्ट डेट है फीस भरने की 6 जुलाई। 7 से लेके 9 जुलाई के बीच में आप आपकी करेक्शन विंडो में जाके आपका फॉर्म में कोई गलती हुई है उसको सुधार सकते हो। तो करेक्शन विंडो 7 जुलाई से लेके 9 जुलाई तक के बीच में ओपन रहेगा। आपका BCA और BCB का जो का सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, उसकी भाई इंपॉर्टेंट डेट्स आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। BCA एंड BCB दोनों कास्ट का आपका सर्टिफिकेट भाई 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। 1 अप्रैल 2026 के बाद का, और जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। और SC ST का सर्टिफिकेट की बात की जाए तो वो 1 साल पुराना चल जाएगा, मतलब 2025 में आपने बनवाया था तो आप अप्लाई कर सकते हैं। DSC एंड OSC ये दो का सर्टिफिकेट आपके भाई 13/11/2024 मतलब 2024 में 11वें महीने के बाद, नवंबर के बाद के बने हुए होने चाहिए। नवंबर के बाद के, और जो क्लोजिंग डेट है फॉर्म भरने की उससे पहले के बने हुए होने चाहिए। और जो एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट है वो आपका 20/6/2025 मतलब 20/6/2025 के बाद का ही बना हुआ होना चाहिए। नाउ डिस्कस कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो आपके पास होने चाहिए और जो लेटेस्ट आपके डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होने चाहिए। आपका आधार कार्ड अपडेटेड होना चाहिए, आपका पैन कार्ड, वोटर ID, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये सारे अपडेट होने चाहिए। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें ज़रूरी हैं। तो देखो, सबसे पहले तो आपका जो 10th का मार्कशीट है वो होना चाहिए। 10th के ऊपर भी है अगर आपके पास 12th या फिर ग्रेजुएशन का, वो भी आप लगा सकते हो, 12th का भी ग्रेजुएशन का भी। उसके बाद आपका सिग्नेचर, आपका फ़ोटोग्राफ एकदम वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए पीछे का और एकदम क्लियर होना चाहिए, ब्लर नहीं होना चाहिए पीछे या फिर चेहरे पे कोई ब्लर नहीं होना चाहिए। चेहरे में किसी प्रकार का नेक बैंड या फिर ज्वेलरी वगैरह नहीं पहने होना चाहिए। साथ ही आपका सिग्नेचर होना चाहिए। फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों भाई जो साइज़ मांगा गया है उसी साइज़ में होने चाहिए। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट होना चाहिए, जो मैंने बताया तारीख हर एक कास्ट का उसके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। और उसके बाद है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो कि होता है हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट। वो आपका कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 साल 2 साल पुराना होना चाहिए, वो आपका कभी कभी हो चल जाएगा। नाउ डिस्कस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब सबसे बड़ा सवाल है कौन कैंडिडेट CET ग्रुप D दे सकता है, कौन अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए भाई इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सिर्फ 10th पास है। आपने 10th पास किया होना चाहिए। साथ ही आपका भाई 10th में आपने हिंदी या संस्कृत इन दोनों में से एक विषय या एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें अप्लाई करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने पहले जो CET एग्ज़ाम हुए थे वो दिए हुए होने अनिवार्य हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने आज तक कोई CET एग्ज़ाम दिया ही नहीं है तो भी आप
इसमें अप्लाई कर सकते हो। एकदम नए हो, पहली बार कोई सीईटी एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप इसको दे सकते हो, इसका फॉर्म भर सकते हो। एज क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्रुप डी सीईटी में अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की मैक्सिमम और मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो जो मिनिमम एज है वो आपकी 18 साल होनी चाहिए। 18 साल से अगर आप छूट तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर 42 साल से आप ज़्यादा हो, मैक्सिमम 42 साल से ज़्यादा हो, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अलग अलग कैटेगरी को कुछ रिजर्वेशन भी मिलता है, एज में कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है, वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो। बाकी अभी चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की तरफ कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। तो भाई इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन तो 100 नंबर का टोटल पेपर होगा आपका। हर क्वेश्चन का 1 मार्क होगा और कोई नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी एक कंडीशन है इसमें कि अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो उसका मार्क कटेगा। वो कैसे? अगर मान लो आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता या फिर कोई क्वेश्चन आप नहीं करना चाहते, तो उसमें जो 5th बबल होता है, OMR सीट जो मिलेगी जिस पे आप एग्ज़ाम करोगे, उसमें 5th बबल होता है। अगर आपने वो नहीं भरा तो आपका नंबर 1 कट जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट ये कंडीशन इसमें है। 100 मार्क्स का टोटल पेपर होगा और टाइम मिलेगा आपको 1 घंटा 45 मिनट। मतलब कि 105 मिनट का टाइम आपको मिलेगा 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। बहुत सारे कैंडिडेट के मन में एक डाउट है कि भाई इसमें पास होने के लिए हमें कितना नंबर लेके आने पड़ेंगे। ग्रुप डी का जो सीईटी है उसमें पास होने के लिए हमें कितने नंबर की ज़रूरत है, कितने नंबर से हम पास माने जाएंगे। तो इसमें भाई अलग अलग क्राइटेरिया है। आपकी कैटेगरी वाइज आपका जो परसेंटेज है पास होने का वो अलग अलग है। जैसे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और सीईटी ग्रुप डी में अप्लाई करते हो तो आपका जो पासिंग मार्क है वो 50%, मतलब कि 50 से ऊपर अगर आपके नंबर आएंगे तो आप भाई पास माने जाओगे। आपका सीईटी क्वालिफाई हो गया। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए क्राइटेरिया है 40%, मतलब 40 से ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे तो आप क्वालिफाई माने जाओगे सीईटी में। अभी बात करते हैं एग्ज़ाम सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो एग्ज़ाम में जो सिलेबस आएगा वो भाई आपका 2 पार्ट में आएगा। 75% आपका जो वेटेज रहेगा वो रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी। 75% वेटेज जिनका रहेगा, इन सब्जेक्ट से आपके 75% के आसपास या फिर 70-75 क्वेश्चन आ जाएंगे। और जो बच गया 25% वो आपका रहेगा भाई हरियाणा जीके से रिलेटेड। हरियाणा की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लिटरेचर, कल्चर, ये सारा हरियाणा के रिगार्डिंग रहेगा। तो हरियाणा जीके ही आपको भाई सिलेक्शन दिलाएगा। तो हरियाणा जीके को इग्नोर मत करना, ये मत सोचना कि कम पार्ट है, बट ऐसा नहीं होता। हरियाणा ग्रुप डी सीईटी की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है और भाई इसमें कैंडिडेट का ये मान लो जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं उनके 75 आ जाते हैं आराम से नंबर। तो इसलिए सिलेक्शन उसी कैंडिडेट का होगा, मेरिट लिस्ट में उसी बंदे का नाम आएगा जो भाई इन दोनों को 75% और 25% दोनों सब्जेक्ट को पढ़ेगा। हरियाणा जीके को इग्नोर बिल्कुल मत करना। अभी चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। सिलेक्शन कैसे होगा? तो जैसे ही आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आपको आपका एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो सीईटी स्कोर कार्ड है वो बन के आएगा, जिसमें आपके मार्क्स लिखे होंगे, आपके कितने मार्क्स बने हैं सीईटी में। उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट में ग्रुप डी की वैकेंसी निकाली जाएंगी। डिपेंड करता है आपका पूरा जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है और जितने कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। कभी मेरिट लिस्ट हाई बन सकती है, कभी कम बन सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा भाई। बाकी पूरी कोशिश करना कि सीईटी में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करो। सिर्फ पास होने की मत सोचना, सिर्फ क्वालिफाई करना ज़रूरी नहीं है, आपका स्कोर ज़्यादा करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सीईटी में ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना। तो ये थी कंप्लीट जानकारी भाई सीईटी ग्रुप डी के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो अपने उस फ्रेंड के साथ जिसको अभी तक इस ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में नहीं पता।